Hello everyone, welcome to Concise Concept channel. Today we will discuss about axis formation in C. elegans and which is the most important topic for CSIR net. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए। सी एलिगेंस जो होता है वो निमाटोडा फाइलम के अंदर आता है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सिस फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसमें जब एम्ब्रायोनिक फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसमें किस तरीके से एक्सिस का डेवलपमेंट होगा। किस एक्सिस मतलब किस साइड डेवलपमेंट होगा, मतलब कि वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, डॉर्सल, वेंट्रल, इस टाइप का जो एक्सिस होता है वो कैसे बनता है, कैसे स्पेसिफिकेशन होता है, ये हम डिस्कस करना है इसमें इस चैप्टर में। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एग होता है वो किस टाइप का एग होता है, उसमें क्लीवेज किस टाइप का होता है और स्पेसिफिकेशन किस टाइप का होता है। तो तीन चीज़ हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एग। एग जो होता है इसमें आइसोलेसिथल एग होता है, आइसोलेसिथल एग। आइसोलेसिथल एग का मतलब होता है कि योक जो होता है, इसमें जो योक होगा, योक वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, योक का पूरे इन ऑल ओवर एग में ये जो फॉर एग्जांपल ये एग है तो इसमें योक का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चारों तरफ, दैट्स कॉल्ड आइसोलेसिथल एग। अब आते हैं क्लीवेज में। क्लीवेज जो होगा वो रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है, रोटेशनल का मतलब होता है कि जब भी डिवीजन होगा सेल का तो वो हमेशा हर डिवीजन एक दूसरे से 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जब भी डिवीजन हो रहा होगा सेल का, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है तो इसमें एक जब डिवीजन होगा वर्टिकली तो ये एक कट हुआ, दूसरा बार इस तरीक़ा से कट होगा। फॉर एग्जांपल अगर पहला कट ऐसे है तो दूसरा कट ऐसे होगा, मतलब पहला कट और दूसरा कट एक दूसरे से 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। फिर तीसरा कट होगा तो इस तरीक़ा का कट होगा, क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन हो गया, अब इस तरीक़ा का, तो मतलब वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करना ही है, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि अगर इस तरीका कट हुआ तो ये कंप्लीट कट होगा नीचे तक, कंप्लीट मतलब अगर ये सेल है और इसको डिवीजन करना है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज करना है, तो होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट डिवीजन विल टेक प्लेस इन ऑल दी सेल, पूरा कंप्लीट सेल डिवाइड होगा, दैट्स कॉल्ड होलोब्लास्टिक। तो यहाँ पे क्लीवेज कैसा होगा, रोटेशनल होलोब्लास्टिक। नेक्स्ट आते हैं इसमें किस तरह का स्पेसिफिकेशन होगा। तो इसमें कंडीशनल और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दोनों होता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि एक सेल के पास इसके पास डिटरमाइंड फेट है कि हमको क्या बनना है इन फ्यूचर, इसको पता है कि हमको क्या बनना है। बट इस सेल को जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है उसको दूसरे सेल से सिग्नल मिलता है और तब जाके इसका फेट डिटरमाइन होता है कि हमको क्या बनना है। तो दो टाइप का स्पेसिफिकेशन हो गया, एक ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जिसमें कि सेल को पता है कि हमको क्या बनना है इन फ्यूचर। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दूसरा सेल उसको सिग्नल देगा कि उसको क्या बनना है इन फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ये एक पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है एग्जामिनेशन में कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली हम इस ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाला सेल जो है उसको हम हटा देते हैं, एक्सपेरिमेंटली हटा देते हैं, तो क्या फेट जो है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का सेल का फेट जो है क्या वो बनेगा, वो ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू जो भी बनाना है वो बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में अगर हम वो सेल ही को हटा देते हैं तो कोई और ऐसा सेल नहीं है जो उसका जगह ले। बट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में अगर हम इस सेल को एक्सपेरिमेंटली हटा देते हैं तो दूसरा सेल उसका काम कर सकता है और वो पार्ट, पर्टिकुलरली वो टिश्यू, कुछ फ्रैक्शन तो बनेगा ही बनेगा। बट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में अगर एक्सपेरिमेंटली वो सेल हटा देते हैं, हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाला सेल हटा देते हैं, तो वो फेट ऑफ दैट सेल विल नॉट बी फॉर्म्ड। ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। सो अभी तक हम डिस्कस किए एग के बारे में।
फिर क्लीवेज के बारे में, किस टाइप का क्लीवेज होता है, फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब आते हैं इसमें डिवीजन जो होता है जाइगोट का। अगर फॉर एग्जांपल जाइगोट है सी एलिगेंस का, तो इसमें दो टाइप का हमेशा सेल बनेगा। एक को बोलते हैं फाउंडर सेल और एक को बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल। फाउंडर सेल होता है वो, फाउंडर सेल जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब इसका फेट डिटरमाइंड हो चुका है कि उनको क्या बनना है इन फ्यूचर। बट स्टेम सेल ऐसा नहीं है। स्टेम सेल फिर से जब भी डिवाइड करेगा तो फिर से एक फाउंडर सेल बनाएगा और एक स्टेम सेल बनाएगा। ये स्टेम सेल फिर से एक फाउंडर सेल बनाएगा और फिर से एक स्टेम सेल बनाएगा। तो इस तरीके का डिवीजन होगा। तो ये फाउंडर सेल हमेशा एक फाउंडर सेल बनेगा और एक स्टेम सेल बनेगा। नेक्स्ट, स्टेम सेल जो होता है, हम एक इसका स्पेसिफाइड बता देते हैं किस टाइप का सेल बनता है। सारा सेल का नाम होता है। तो फॉर एग्जांपल एक फाउंडर सेल है, दैट्स कॉल्ड, जिसको हम लोग ए बी बोलते हैं। और ए बी में ए बी एंटीरियर होगा, ए बी पोस्टीरियर होगा। P1 दैट्स कॉल्ड स्टेम सेल। स्टेम सेल में भी दो टाइप का सेल बनेगा, क्योंकि ये स्टेम सेल है। P1 क्या है, एक स्टेम सेल है, क्योंकि स्टेम सेल में उसका नाम होगा P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा। फाउंडर सेल में उसका नाम होगा AB होगा, MS होगा। तो इस टाइप का नाम होगा, तो वो नाम हम सब यहाँ बता देंगे। सो जाइगोट में AB होगा P1। AB क्या हो गया, फाउंडर सेल हो गया। और P1 क्या हो गया, स्टेम सेल हो गया। फिर फाउंडर सेल अगेन इट विल डिवाइड, दैट इज फाउंडर सेल दो टाइप का, एंटीरियर पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर में फिर से डिवाइड करेगा ये, तो ये एक लेफ्ट बनाएगा, A लेफ्ट वाला और A राइट वाला। फिर पोस्टीरियर भी P पोस्टीरियर वाला लेफ्ट वाला और AB पोस्टीरियर राइट वाला। यहाँ पे एक जो हम बोले कि ये फाउंडर सेल बनाएगा, तो इसको बोलते हैं EMS सेल। और यहाँ पे फिर से एक स्टेम सेल बनेगा, दैट इज P2। ये P2 फिर से अगेन इट विल डिवाइड। हम क्या बोले थे, हमेशा स्टेम सेल डिवाइड जब करेगा तो फाउंडर सेल बनाएगा और स्टेम सेल बनाएगा। फाउंडर सेल अगेन डिवाइड करेगा तो स्टेम सेल नहीं बनाएगा, याद रखने वाला बात है। स्टेम सेल जब भी डिवाइड करेगा तो एक फाउंडर सेल बनाएगा और स्टेम सेल बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम सेल जब भी डिवाइड कर रहा है तो एक फाउंडर सेल बना रहा है, एक स्टेम सेल बना रहा है। फिर से ये स्टेम सेल डिवाइड करेगा तो एक फाउंडर सेल बनाएगा, दैट इट वुड बी नेम्ड एज C एंड P3। और फिर से ये डिवाइड करेगा तो ये D एंड P4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी स्टेम सेल, ये भी स्टेम सेल, ये भी स्टेम सेल और ये भी स्टेम सेल। Now it will divide to give MS and E। अब हम इसका फेट लिख देते हैं लाइन से। इसका फेट क्या होगा, फेट मतलब ये तो हो गया सेल का नामकरण कर दिया सब सेल का कि किसका क्या नाम होगा। अब हम आते हैं कि आखिर नाम तो पता हो गया, अभी बनेगा क्या ये। तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन। ये भी सेम, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन। यहाँ पे अब याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि इसको जब तक आप 10 बार लिखिएगा नहीं याद नहीं होगा। सिंपल 10 बार 20 बार लिखना होगा तब जाके याद होगा। सो यहाँ पे ये हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, यहाँ पे भी हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। यहाँ पे हो जाएगा मसल्स, फेरिंग्स और गोनाड। फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो जाएगा मसल, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मसल्स और यहाँ हो जाएगा आई थिंक स्पर्म एंड ओवम और जर्म लाइन, जितना भी गोनाड्स, नॉट गोनाड्स बेसिकली, स्पर्म और ओवम लिख सकते हैं। स्पर्म जर्म लाइन से रिलेटेड जो भी सेल्स बनता है वो इसमें फॉर्मेशन होता है इसमें। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट से फाउंडर सेल और स्टेम सेल बना। जब भी फाउंडर सेल डिवाइड करेगा तो हमेशा फाउंडर सेल जैसा ही उसका नामकरण होगा, स्टेम सेल नहीं बनेगा।
बट स्टेम सेल जब डिवाइड करेगा तो एक फाउंडर सेल बनेगा, जैसे ये फाउंडर सेल है जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है जिसको पता है कि क्या बनना है। स्टेम सेल और उस स्टेम सेल जब डिवाइड करेगा तो एक फाउंडर सेल और स्टेम सेल बनेगा, फिर स्टेम सेल फिर से डिवाइड करेगा तो फाउंडर सेल स्टेम सेल बनेगा, फिर स्टेम सेल फिर से डिवाइड करेगा तो फाउंडर सेल स्टेम सेल बनेगा। तो ये याद रखने वाला बात है कि स्टेम सेल जब डिवाइड कर रहा है तो फाउंडर सेल बन रहा है और स्टेम सेल बन रहा है। बट अगर फाउंडर सेल ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको पता है कि क्या बनना है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर एग्जांपल। अब इसका नामकरण पता हो गया, अब बताइए इसका नाम कैसे याद रखेंगे। तो ए बी एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा, और एंटीरियर में लेफ्ट राइट होगा, पोस्टीरियर में भी लेफ्ट राइट होगा। P1 स्टेम सेल है, फाउंडर सेल बनाएगा, दैट्स कॉल्ड EMS। EMS का भी टाइप है। अब इसको इसी को तोड़ेंगे, MS और E तोड़ दिए। P2 में अब C D करते रहेंगे हम, C फिर D, तो P2 डिवाइड करेगा C फिर P3, फिर P2 हो गया तो P3, अब P3 फिर डिवाइड करेगा तो D और P4, सिंपल। तो ये नामकरण आपको याद होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। अब लाइन से, अब ये याद हो गया, ये लिख लिया फ्लो चार्ट में, अब इसको याद करना है, ठीक है, इसको याद करने वाला बात है। तो इसमें हमेशा स्टार्टिंग से फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, फायरविंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, और इसी को हमको कॉपी करना है नीचे। फिर इसमें से फेरिंग्स हटा देना है, हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, हाइपोडर्मिस न्यूरॉन। फिर लाइन से हम लोग को अब फिर मसल्स फेरिंग्स गोनाड, मसल फेरिंग्स गोनाड, ये याद रखना, मसल फेरिंग्स गोनाड। और ये हो गया इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पे फिर से मसल्स वाला ही अभी चल रहा है, मसल्स, फिर इसमें हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस न्यूरॉन था ना, यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। याद करने का तरीका है, यहाँ पे मसल्स चल रहा है, मसल्स फेरिंग्स गोनाड, फिर इंटेस्टाइन, फिर मसल हाइपोडर्मिस न्यूरॉन वाला पार्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर से मसल्स, क्योंकि फिर से अभी मसल्स ही चल रहा है, मसल्स देख सकते हैं, जो कॉमन है उस चीज़ को दिमाग जल्दी रिलेट कर पाएगा। और नेक्स्ट स्पर्म एंड ओवम लास्ट में। तो ये हो गया कंप्लीट द फेट ऑफ ईच एंड एवरी सेल इन सी एलिगेंस। अब आते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। इसमें क्वेश्चन आएगा कि अगर हम कोई पर्टिकुलरली सेल को हटा देते हैं, कौन किससे रिलेटेड है, रिलेटेड इन द सेंस कि कौन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, कौन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, और स्पेसिफिक सेल को अगर हम हटा दे रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है दूसरे सेल के ऊपर। तो अब हम वो टॉपिक देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे।